शिकायत दर्ज करने वाला डेस्क रात 12-1 बजे तक बंद होता था। बाकी ऑफिसर्स के साथ हाला भी वहीं मौजूद थी। हाला ने जरा गर्दन उठाकर देखा। सामने वेटिंग एरिया में अभी भी अच्छी खासी हवा मौजूद थी। ये एबटाबाद में इतने जुर्म कब से बढ़ने लगे? गर्दन को मरोड़ दी, कमर सीधी करती एक लंबी सी जमाई ली। इससे पहले कि अगला शख्स शिकायत लेकर आता, वहां सामने कोई एंट्री गेट से दाखिल हुआ था। स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा दाखिली दरवाजा था और फिर एक बड़ा सा लाउंज, जो कि दरअसल वेटिंग एरिया था। कंप्लेंट डेस्क लाउंज के एक तरफ मौजूद थे। यूं के दाखिली दरवाजे से दाखिल होने वाला शख्स साफ दिखाई देता था। ओह! हालांकि होंठ गोल हुए, वो साथ था। वो पहली दफा उसे पुलिस यूनिफॉर्म में देख रही थी। गेट से दाखिल होते ही वो सीधा ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बढ़ गया। यहाँ उसका ऑफिस था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। हाला दूर से इतना तो देख सकती थी। इब्राहिम की डेथ की खबर सुनी थी उसने, लेकिन ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं कर पाई थी। तजस्सुस अभी भी था। फिर अचानक अपने डेस्क से खड़ी हुई। आ साथ वाले ऑफिसर को ठहुका दिया। वो, मुझे ज़रा ज़रूरी काम से जाना है, तो मैं डेस्क ऑफ करके जा रही हूँ। अच्छा। इससे पहले कि वो ऑफिसर कुछ बोलता, वो अपना बैग और शॉल उठाकर वहाँ से भाग गई। जिम्मेदारी का एहसास हाला पर ही तो आकर ख़त्म होता था। अगले चंद मिनट वो स्टेशन के बाहर खड़ी रही। जब वो बाहर आया, एक हाथ में पुलिस कैप और दूसरे हाथ में स्याह रंग का छोटा सा बैग था। वो अपने ध्यान में जा रहा था कि हे लिसन। हाला दौड़ते उसके सर पर पहुंची। चाय पियोगे? बिला तकल्लुफ बोला गया। साथ पहले तो ठटकता उसे देखे गया। चेहरे का जाविया बिगड़ा। खैरियत? ऑब्वियसली नॉट। हालांकि किसी ड्रामाई अंदाज में बोली थी। साथ ने थके से अंदाज में उसे देखा। चलो। फिर बैग वाले हाथ से स्टेशन के सामने बने खोखे की तरफ इशारा किया। हाला ने दोनों हाथों से उसे पहले चलने का इशारा किया। अदब भी हाला पर ही तो आकर ख़त्म होता था, और वो भी चल दिया। इस स्टेशन के अहाते में लेडीज फर्स्ट का रिवाज नहीं था। यहाँ मर्द और औरत बराबर ही थे। हाला चाय के 2 गर्मा गर्म कप लिए सड़क के किनारे मौजूद मेज कुर्सियों के करीब आई। एक कप साथ के आंखें रखा और दूसरा अपने सामने रखती बैठ गई। शर्म की कदरे कमी नहीं है तुम में। ऐसा लड़की कैसे गुजारा करती हो तुम? मेरी हिम्मत है जो गुजारा करती हूँ। खूब चेहरा मलोड़ कर जवाब दिया गया था। केस का क्या बना? सर आरिश की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची? क्या वाकई सबके पीछे सर आरिश का हाथ है? साथ ने अभी घूंट पूरा भी नहीं भरा था। कप होंठों से हटाया। एक साथ सारे सवाल बरसाने के बाद अब वो मुतजस्सिस सी जवाब के मुंतजिर साथ को ही देख रही थी। साथ ने कंधे अचका दिए। केस अब मजीद हमारे हाथ में नहीं है। नई टीम को दे दिया गया है। वैसे भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इब्राहिम का केस संभालने की। हालांकि सारा तजस्सुस झाग की तरह बैठ गया। बिगड़े चेहरे के साथ कप उठाया और होंठों को लगा लिया। हर चीज़ में टांग मत अड़ाया करो, ख़ास तौर पर उनमें जो तुम्हारी अकल से ज़रा ऊपर के हैं। साद ने मुतवाज़न लहजे में कहा। चेहरा सड़क की तरफ था, जो कि खाली था। टांग नहीं अड़ा रही, सिर्फ पूछ रही थी। हाला नाराज़गी से बोली थी। साद ने उसी अंदाज में चेहरा बिगाड़ते हुए उसकी नकल उतारी और हाला की हंसी निकल गई। ये तुम इलाया जैसी हरकतें क्यों करते हो? कहती हंसती चली गई। साद कुछ देर तो हैरत से उसे देखे गया। आखिर मैंने एक्सपीरियंस कर ही लिया, उसी हैरत से बोला। क्या? हालांकि हंसी अभी भी जारी थी। आधी रात को कह के मारती चुड़ैल। यहाँ के लोगों में हंसने वाली चुड़ैल की कहानी बहुत मशहूर है। और फिर हालांकि हंसी को ब्रेक लगी थी और फिर अत्थू चिढ़ा था और फिर वो खांसती ही चली गई। अब के हंसने की बारी साद की थी। कहका मार के सही, लेकिन वो हंसा था। फिर चेहरा वापस सड़क की तरफ घुमा लिया और कप में बची चाय घूंट घूंट अपने अंदर उड़ेलने लगा। इलाया ने जैसे डायरी उठाई थी, एक लफ्ज़ भी पढ़े बगैर वैसी की वैसी ही उसके पास पड़ी थी। इसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो पाई थी। और अब उसने सोच लिया था, जो भी है, जो भी पूछना है, वो इल्हाम से डायरेक्ट बात करेगी। और इसी की सोच के साथ वो लाउंज में बैठी मुसलसल घड़ी की सुस्त रवि से हरकत करती सुइयां देखती इल्हाम का इंतजार कर रही थी, जब घर का दरवाज़ा खुला। आ गई तुम? इलाया सोफे पर दराज होती बोली। कहो तो वापस चली जाऊं? इल्हाम ने डाइनिंग टेबल के करीब से एक छोटा सा पैकेट इलाया की जानिब उछाला, जिसे इलाया ने कमाल महारत से कैच करते अपने पैरों से कैच किया था। शर्म करो, वो खाने की चीज़ है। इल्हाम ने उसे घूरा था। इलाया दांत निकालते हुए पैकेट हाथों में मुंतकिल किया। वहाँ एक पैकेट में न्यूटेला बंद था, इलाया का फेवरेट। रास्ते में इलाया के लिए ऐसी छोटी मोटी चीज़ें लाना इल्हाम की आदत थी। फिर अपना सामान उठाती इल्हाम अपने कमरे में चल दी। जाते जाते रुकी। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम ज़रा फ्रिज से कुछ खाने को निकालो। फिर दरवाज़ा धकेलती कमरे में घुस गई। इलाया इस बात पर सर हिलाती उठी। बंद मुंह में दबाए पैरों में स्लीपर्स
अरसे और ओपन किचन की तरफ आ गई। दिमाग बहुत तेजी से सवालात बना रहा था, फिर उन्हें कैंसिल कर रहा था। वो किसी एक हद में बात पर नहीं पहुंच पा रही थी जिससे वो इल्हाम के सामने बात का आगाज कर सके। चंद मिनटों के वक्फे से इल्हाम बालों को तौलिए में लपेटती कमरे से बाहर आई। अच्छा मौसम है यार आज, इलाया बोली थी। हाँ, बाहर बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है जब मैं घर पहुंची हूँ तो। इल्हाम कटिंग बोर्ड उठाकर डाइनिंग टेबल पर ले आए और करीब पड़े शॉपर में से सब्जियां निकालने लगी। मुझे अचानक से सूप की क्रेविंग होने लगी है, इल्हाम हंसते हुए बोली। परफेक्ट, तो फिर आज चिकन वेजिटेबल सूप बनाएंगे। इलाया चिकन का पैकेट निकालती नारा लगाने के अंदाज में बोली थी और फिर वो कुर्सी खींचकर इल्हाम के मतवाजी मेज़ की दूसरी सिमत आके बैठ गई। कटिंग बोर्ड पर छुरी के टकराने की आवाज़ मुसलसल और मतवाजन थी और यूं ही इलाया की सोचें। वो खामोशी से इल्हाम को तकती रही। इल्हाम को यूं ही खामोशी से काम करने की आदत थी। वो तो शायद अगर इस घर में इलाया ना हो तो ये दीवारें इंसानी आवाज़ को सुनने को तरस जाएं। इल्हाम, बाहर अचानक से बूंदाबांदी रफ्तार पकड़ने लगी थी। इलाया ने लम्हे भर कर लॉन्ज की खिड़की की तरफ देखा जहां बूंदें आकर टकरा रही थीं। इल्हाम पुरसकून से लहजे में बोली, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। बारिश रफ्तार पकड़ रही थी। इलाया को एकदम से बेचैनी होने लगी। वो बेला, तुम बेला को कैसे जानती हो? क्यों, तुम नहीं जानती? इल्हाम ने उल्टा सवाल किया। बेला अकबर ना, वो जो प्राइमरी स्कूल में हमारे साथ पढ़ती थी। इल्हाम के तासुरात में कोई बदलाव नहीं आया था। इलाया ठटकी। हाँ, मैं जानती हूँ, पर वो तुम्हारे साथ ऑर्फनेज में भी रह चुकी है ना, तो वो। इलाया अभी तक ढंग से कोई बात नहीं बना पाई थी। इल्हाम के सब्जी काटते हाथ रुके और साथ इलाया का दिल। मैंने तो कभी ऑर्फनेज का जिक्र नहीं किया तुम्हारे सामने। इल्हाम ने अपने मामूल के लहजे में सवाल किया था। हाँ, वो दरअसल आरिश ने हाँ, कुछ अरसा रही है वो मेरे साथ वहाँ। इल्हाम के तासुरात अभी भी नॉर्मल थे। फिर अचानक इल्हाम कुर्सी धकेलती खड़ी हुई और चूल्हे की तरफ मुड़ी। वो इलाया की बात मुकम्मल नहीं सुनना चाहती थी। तुम मेरी डायरी पढ़ सकती हो। अगले ही लम्हे बादलों में सख्त गड़गड़ाहट हुई। इलाया का सांस रुका था। वो मेरा वो मकसद नहीं था, वो तो बस आरिश ने कहा। इलाया हकलाती खड़ी हुई। इल्हाम मुड़ी, इलाया की जानिब देखा। इसमें वही सब लिखा है जो मैं किसी इंसान को नहीं बताना चाहती, पर तुम पढ़ सकती हो। ज़मीन फटी और इलाया यहीं दफन हो जाती। सॉरी, नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। पता है बेला ने हमेशा मेरी ज़िंदगी के हिस्सों को बर्बाद कर दिया है। इल्हाम की आवाज़ किसी गहरे कुएं से आई थी। एटलीस्ट हमारे दरमियान इस घर में बेला का नाम नहीं आना चाहिए था। थके से अंदाज में कहती इल्हाम मेज़ पर से चीज़ें समेटने लगी। आरिश मुझसे नफरत करने लगा। इब्राहिम मुझ पर शक करने लगा। तुम भी नफरत करने लगोगी। बारिश का शोर बहुत था। मतलब आरिश सही था, तुम्हारा और बेला का कोई ताल्लुक है। आरिश हमेशा ही सही होता है इलाया। वो तंज नहीं था, वो हकीकत थी। इलाया के पास अल्फाज ख़त्म हो चुके थे, या शायद आवाज़, या पता नहीं। पर मजीद वो वहाँ नहीं रुकी और अपने कमरे की तरफ भाग गई। कमरे में दाखिल होते दरवाज़ा धाड़ से बंद किया और अपनी साइड टेबल से इल्हाम की डायरी निकाली। या तो मैं पागल हो जाऊंगी, या तो। बड़बड़ाती वो डायरी खोलकर सफ़े पलटने लगी। वो वहाँ सफ़ों पर लिखी तहरीर नहीं पढ़ रही थी, बस सरसरी नज़रें दौड़ाती सफ़े पलट रही थी। पर एक चीज़, वहाँ हर एक सफ़े पर कहीं ना कहीं बेला लफ्ज़ ज़रूर था। वहाँ हर जगह बेला का जिक्र ज़रूर था। वो जुनूनी से सफ़े पलट रही थी और फिर एकदम सफ़े खाली हो गए। हाथ थमे। वहाँ लिखी सतर पढ़कर उसकी आंखें फैली थीं। बैक वक्त बादलों में ज़ोरदार गड़गड़ाहट हुई। 2 बादल गलती से रगड़ खा गए थे। और हाँ, उसके दिमाग में 2 चेहरे बहुत बुरी तरह रगड़ खा गए थे। वो गड़गड़ाहट बहुत ज़्यादा ज़ोरदार थी। एक चेहरा वहाँ किचन में खड़ी इल्हाम का था, एक चेहरा वहाँ डायरी में मौजूद इल्हाम का था। इलाया का डायरी वाला हाथ पहलू में जा गिरा। वो आखिरी तहरीर वाला सफ़ा इलाया की उंगली तले फड़फड़ा रहा था और इस पर लिखी वो आखिरी तहरीर, और उस आखिरी तहरीर की आखिरी सतर। और मैंने आज बेला अकबर को मार दिया। ऑर्फनेज। तुम मैडम से झूठ क्यों बोलती हो बेला? इल्हाम रोती गुस्से से बोलती डॉर्म में दाखिल हुई थी। बेला जो कि वहीं जमीन पर बैठी कंचे खेल रही थी हंसी। इल्हाम ने उसके सर पर पहुंचकर उसे पूरे जोर से धक्का दिया। तुमने फिर मैडम से झूठ बोला कि मैंने लंच में 1 प्लेट खाना चोरी करके खाया, हालांकि मैंने 1 प्लेट भी नहीं खाई। तुम ऐसे झूठ क्यों बोलती हो? दोस्त ऐसे नहीं करते। इल्हाम चिल्ला रही थी। बेला जमीन पर चित लेटी छत को देखती बेशर्मी से मुस्कुराई।
ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें मजा आता है। एक तो तुम इतनी इतनी सी बातों को सर पर क्यों ले लेती हो। उसके ढिठाई का कुछ नहीं हो सकता था। इल्हाम बेबसी एक नजर डालती बेला पर से फलांकर अपने बर्थ पर बिस्तर में घुसकर रोने लगी। बेला ने जमीन पर लेटे लेटे करवट ली और एक बाजू कोहनी पर खड़ा करके सर हाथ पर टिकाया और बिस्तर में हिचकियां लेती इल्हाम को देखने लगी। यार तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो, मैं क्या करूं। फिर कहती हंसने लगी और हंसती चली गई। इल्हाम दोनों कानों में उंगलियां ठूसती मजीद ऊंचे ऊंचे रोने लगी। तुमने कहा था कि तुम चलोगी, अब मुकर क्यों रही हो। इल्हाम जितना बेला को इग्नोर करना चाहती थी वो उतना ही इल्हाम के पीछे पड़ी हुई थी। मुझे कहीं नहीं जाना बेला, और ना ही मैं तुम्हारे दोस्त हूँ आइंदा से, समझी। प्लेग्राउंड में बाकी बड़ी लड़कियां एक तरफ धुले हुए कपड़े फैला रही थीं और छोटे बच्चे दूसरी तरफ खेल रहे थे। इल्हाम भी बड़ी लड़कियों की मदद करवा रही थी। अच्छा बस एक दफ़ा प्लीज़, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बेला की जिद जारी थी। नहीं, इल्हाम ने फिर साफ मना किया था। बेला कुछ देर तो खामोशी से खड़ी रही, इल्हाम को काम करता देखती रही, फिर एकदम से मुस्कुराई। मुस्कुराते हुए उसके छोटे छोटे होंठ के किनारे ऊपर को उठ जाते थे और उसकी चमकती बड़ी आंखों के पपोटे कदरे झुक जाते थे। और ऐसे में जब वो गहरी सी आपुतियां उठाकर देखती तो यही, बस हमेशा यही इल्हाम को इससे खौफ आता था। आज मुझसे मैडम पूछ रही थी कि हमारे कमरे में मौजूद इतने कीमती परफ्यूम्स किसके हैं। इल्हाम का उजलत में हरकत करता जिस्म फ्रीज हुआ। वो रोजीना के हैं और ये बात तुम भी जानती हो, इल्हाम किसी खौफ से बोली थी। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैम तो नहीं जानती। वो तो बस ये जानती हैं कि हमारे डोर्म से कोई लड़की बाहर के लड़कों से मिलती है और उनसे कीमती तोहफे लेती है। और इल्हाम समझ गई थी कि इससे आगे बेला का इरादा क्या था। तुम्हें क्या मिलता है ये सब करके बेला। इल्हाम तकरीबन रो देने को थी। तो फिर तुम चल रही हो ना मेरे साथ ऑर्फनेज के पीछे मौजूद जंगल। इल्हाम ने हाथ में पकड़ी पूरी बाल्टी पूरी कुव्वत से करीब पड़े तख्त पर रखी और फिर एक नफरत भरी नजर बेला पर डालती अपने डॉन की तरफ गई। कल सुबह असेंबली के बाद तैयार रहना। बेला ने पीछे से हाँक लगाई थी। इसे क्या हुआ। एक लड़की जो इल्हाम को बाल्टी रखता देख चुकी थी, उसके जाने पर बेला से गोया हुई। बेला ने अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें पटपटाई थीं, छोटे छोटे होंठों को पाउट के अंदाज में मजीद गोल किया और कंधे हचका दिए। बाहर और कितनी दफा बादल गरजे। इलाया इस सबसे बेखबर सफ़े से डायरी पढ़ रही थी। वो डायरी इल्हाम के ऑर्फनेज में गुजारे वो 3 साल थे, वो 3 साल जिनका जिक्र वो भूल के भी किसी से नहीं करना चाहती थी। और इसे पढ़ते पढ़ते कितनी दफ़ा इलाया का दिल बंद हुआ था वो खुद भी नहीं जानती थी। और फिर वो आखिरी सफ़ात पर पहुंची और फिर आखिरी तहरीर। उसने आखिरी तहरीर को शुरू से पढ़ना शुरू किया। आज मौसम सुबह सुबह ही कदरे खुशगवार और खुनके लिए हुए था। बड़ी लड़कियां कुछ ही देर में ऑर्फनेज के पीछे मौजूद जंगल से अद्वियात के लिए जगड़ा की बूटियां लेने जाती थीं। ऑर्फनेज से निकलने की इजाज़त सिर्फ बड़ी और समझदार लड़कियों को ही होती थी। इल्हामा अक्सर औकात बड़ी लड़कियों के साथ काम काज में हाथ बटाती करती थी। यूं भी वो अपनी हम उम्र लड़कियों से ज़्यादा समझदार थी। और आज बेला के कहने बल्कि धमकाने पर उसने बड़ी लड़कियों के साथ जाने की इजाज़त मांग ली थी, जो कि उसे मिल गई थी। और अब बेला और इल्हाम भी बाकी लड़कियों के साथ जाने को तैयार थीं। ऑर्फनेज का पिछला कुत्ता मर गया था, इसलिए नया कुत्ता रखा गया था जो मुकम्मल तौर पर सुधा नहीं था, लेकिन रखवाली के मामले में बहुत चुस्त था। चंद लड़कियां, जिसमें से एक ने कुत्ते की रस्सी थाम रखी थी, बाकियों ने टोकरियां। इल्हाम और बेला जंगल की तरफ चल दी, जो कि ऑर्फनेज की पिछली तरफ जरा ढलान उतर के था। बेला के चेहरे पर आई चहचहाहट मामूल से कुछ ज्यादा ही थी, जबकि इल्हाम का मूड सख्त ऑफ था। बच्चों, तुम दोनों कुत्ते के पास बैठो, हम जरा घूम फिर कर जड़ी बूटियां इकट्ठी कर लें। बड़ी लड़कियों में से एक ने जंगल के आगाज पर ही मौजूद छोटी सी जगह पर बैठने को कहा था और खुद चली गई। चलो भाई, ये क्या बात हुई, हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे। बेला गुस्से से बोली। इल्हाम उसे कोई जवाब दिए बिना मुंह फेरे बैठी कुत्ते की कमर सहला रही थी। मुझे जंगली खरगोश देखने हैं, बेला आवाज जरा ऊंची करती बोली। इल्हाम अब भी खामोश रही। ठीक है, तुम बैठी रहो यहाँ, मैं तो जा रही हूँ। बेला उसे उकसा रही थी कि वो कुछ बोले लड़े, लेकिन वो खामोश रही और बेला वाकई उठ के जंगल के अंदर चली गई। और अब वापस भी मत आना, इल्हाम ने चेहरा झटकते हुए दिल ही दिल में कहा था। तकरीबन घंटा गुजारा होगा जब लड़कियां वापस आ गईं। इल्हाम ने वहां करीब करीब से छोटे मोटे रंग बिरंगे फूल इकट्ठे करके ढेर बना रखा था। वो दूसरी बच्ची कहाँ गई, एक लड़की ने इल्हाम के सामने से फूल चुनते हुए कहा। इल्हाम को जैसे एकदम होश आया था। बेला अभी तक वापस नहीं आई थी। वो यहाँ सामने सामने से फूल तोड़ने गई है, मैं बुला कर लाती हूँ उसे।
घबराए अंदाज में कहते इल्हाम जंगल की तरफ भागी थी। जल्दी आओ, हमें वापस भी जाना है। भागते हुए उसने पश्त पर लड़कियों की आवाज़ सुनी थी और बमुश्किल थूक निकला था। जंगल में अंदर को जाते हुए रोशनी कम पड़ने लगी थी। कहर आलूद मौसम होने की वजह से माहौल में रोशनी पहले ही कदरे कम थी। हे बेला! कोई जवाब नहीं आया। अभी 2 मिनट में बाहर आ जाओ वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम जंगली खरगोश ढूंढने गई थी। तो फिर क्या होगा? कोई उछलता उसकी पश्त से निकलकर सामने आया। तो बेला को देखते इल्हाम की चीख निकली थी, और सिर्फ चीख ही नहीं बल्कि इल्हाम ने कराहियत से अपने नाक और मुंह ढांपा था। वहां बेला के हाथ में एक जंगली खरगोश था, गहरे सुरमई रंग का, अच्छा खासा बड़ा, किसी मोटी ताजी बिल्ली के बराबर, और बेला ने उसे कानों से बड़े मजे से पकड़ रखा था। और खरगोश का मुंह और सर मुकम्मल खून आलूदा और मसक था, जैसे पत्थर मारकर पीस दिया गया हो। बहुत भगाया इसने मुझे। तुमने इसे मार क्यों दिया? इल्हाम की इसी बात पर बेला का चेहरा बिगड़ा। हाय, मुझसे ये मत पूछा करो तुम क्यों मारा क्यों मारा। आई हेट यू बेला। इल्हाम खौफ से फैली आंखों से बोली थी। बेला ने हाथ चलाते हुए ऐसा तासुर दिया जैसे उसने इल्हाम की बात सुनी ही नहीं। मैं इसे सुला कर आती हूँ, तुम रुको जरा। इल्हाम को बेला की इस बात पर मजीद गुस्सा आया था। बेला मुड़ी और जरा धड़ान की तरफ जाने लगी। इल्हाम को न जाने क्या सूझी और वो एक कदम तेज से चलती बेला के सर पर पहुंची और पूरी कुव्वत से उसे ढलान की तरफ धक्केल दिया। बस वो चंद लम्हे थे, चंद लम्हों के लिए इल्हाम पर कोई जुनून सा चढ़ा था। और फिर अगले कुछ पल वो वहां खड़ी अपने हाथ देखती रही, आंखें खौफ से फटी जा रही थीं। वो चिल्ला क्यों नहीं रही? वो वापस क्यों नहीं आई अभी तक? इल्हाम 2 कदम आगे को हुई। दिल सीना फाड़ के बाहर को आने को था, और हाँ, ढलान की तरफ कोई आवाज़ नहीं आई थी। बेला! वो डरते डरते बोली। जवाबन खामोशी थी, या फिर जंगल की मखसूस आवाज़। इल्हाम, कहाँ है वो लड़की? तुम जाके वापस ही नहीं आई। अचानक उन बड़ी लड़कियों में से एक लड़की इधर आ निकली। इल्हाम गिरते गिरते सीधी हुई, पलटी। वो हाँ, मुझे याद आया। वो पहले ही वापस चली गई थी ऑर्फनेज। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। चलो जी, हम कब से इंतज़ार कर रहे। खैर चलो, देर हुई तो मैडम से डांट पड़ेगी। हाँ हाँ। इल्हाम खुद को कंपोज करते लड़की के पीछे चल दी। एक नज़र मुड़कर पीछे देखा था। ढलान अभी भी खामोश थी। रात उसने खाना भी नहीं खाया और वक्त से पहले ही डॉर्म आकर बिस्तर में घुस गई। अजीब नम से एहसास थे। कितनी देर वो बेड पर लेटी ऊपर वाली बर्थ की ज़मीन को घूरती रही। वो वापस क्यों नहीं आई? दिमाग में एक ही सवाल किलबिला रहा था। अब तो बहुत देर हो चुकी। अब क्या होगा? अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं क्या बताऊंगी? सुबह असेंबली की हाजिरी लगेगी तो। वो घबराहट से उठ बैठी। धड़कन एकदम तेज हो गई। खुली खिड़की से आती खुनक हवा के बावजूद उसके पसीने छूट रहे थे। वो बिस्तर से निकली और स्टडी टेबल की दराज से डायरी निकाल कर बैठ गई। खाली सफ़ा खोला और इजलत में करीब पड़े बैग से पेन निकाल कर लिखने लगी। वो डायरी हमेशा से उसके लिए एक ऐसे इंसान का काम करती थी जो सिर्फ आपकी सुन सकता था, आगे किसी को बता नहीं सकता है। टूटे फूटे अल्फाज में वो 2 सफ़ात भर चुकी थी और फिर उसने आखिरी सतर लिख डाली। और मैंने बेला अकबर को मार दिया। बाहर कब बारिश शुरू हुई ना मालूम। उसने पेन का कैप वापस लगाया। वो आखिरी सतर ज़ेरे लब दोहराई। अब के एहसास ज़रा मुख्तलिफ थे, जैसे किसी आज़ादी का परवाना हो। वो जैसे एकदम खुश हुई थी। और मैंने बेला अकबर को मार दिया। बिजली चमकी थी। पूरा कमरा रोशनी में नहा गया था। और फिर गड़गड़ाहट। बिजली चमकी थी। पूरा कमरा रोशनी में नहा गया था। और फिर गड़गड़ाहट। इलाया ने खौफ से डायरी बंद की और टेबल पर फेंक दी, जो कि ज़मीन पर जा गिरी, गोया कोई बिच्छू हो। कपकपाते हाथों से माथे पर आया पसीना रगड़ा था। कुछ देर तो कमरे का बंद दरवाज़ा देखती रही। कुछ भी वैसा नहीं था। उस दरवाजे से अंदर आने से पहले जैसा कुछ भी वैसा नहीं रहा था। अचानक दरवाजे का नॉब हरकत में आया। इलाया झटके से 2 कदम पीछे हुई। दरवाज़ा आहिस्तगी से पाँव से धकेल कर खोला गया। तुम्हारा सूप इलाया? वो इल्हाम थी। दोनों हाथों से एक ट्रे में सूप का बाउल रखे वो टेबल की तरफ बढ़ी। इलाया हैरानगी लिए फटी आंखों से उसे देखे गई। इल्हाम ने आहिस्तगी से ट्रे मेज पर रखी और करीब पड़ी चीज़ें ज़रा दूर खिसकाईं। तुमने एक इंसान का कत्ल किया है? आवाज़ में मुश्किल निकली थी। किसी बच्ची ने नहीं, एक 15 साल बालिग इल्हाम ने कत्ल किया है। इलाया की आवाज़ ऊंची हो रही थी पर गले में फंसे गोले की वजह से लड़खड़ा रही थी। इल्हाम जवाबन कुछ देर झुकाए ज़मीन पर ऊंधी पड़ी डायरी देखती रही। पता है इलाया? इल्हाम ने इलाया की जानिब देखा। तुम और आरिश, तुम दोनों कोई हक नहीं रखते मुझसे सवाल करने का। चाहो तो तुम भी बाकी सबकी तरह मुझसे नफरत करनी शुरू कर दो। कहती वो डायरी उठाने लगी।
क्या वो इकरार था? क्या वो इल्ज़ाम था? इल्हाम का पलड़ा ज़मीन से जा टकराया था। इलाया की आंखें धुंधलाईं। मुझे इस पर यकीन नहीं है। इलाया ने फ़ौरन इनकार किया था। तुम्हारा सूप वो ठंडा हो जाएगा। इल्हाम ने डायरी बंद की और सलीके से बाकी किताबों के साथ खड़ी कर दी। इलाया ने दांत भींचे थे, फिर 2 कदम आगे और पूरी कुव्वत से सूप वाली ट्रे ज़मीन पर दे मारी। मैं मैं तुमसे पूछ रही हूँ और तुम मुझे सूप का कह रही हो? मैं पागल हो रही हूँ सोच सोच के। और तुम उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। इल्हाम ने खामोशी से इलाया की आंखों में देखा। इस वक्त इल्हाम की आंखों में जो भी था हकीकी था और वहाँ बहुत सारा दुख था। बेला से तुम्हारा आज का ताल्लुक है। इल्हाम खामोश खड़ी रह गई। सूप का माया पूरे फर्श पर फैल चुका था और पूरे कमरा सूप की महक से भरा था। सफ़ेद चीनी का प्याला छोटे छोटे टुकड़ों में बटा वहाँ इल्हाम के पैरों के करीब बिखरा पड़ा था। आरिश ने कहा तुम बेला को जानती हो और तुमने कहा आरिश हमेशा सही कहता है, और अब तुम कह रही हो तुमने बेला को मार दिया। तो फिर मुजरिम कौन है? तुम? इलाया इस वक्त मुकम्मल आरिश थी, कम अज़ कम इल्हाम के लिए। उसका मखमूम वजूद ज़रा हरकत में आया, एक गहरा सांस खारिज किया। चीनी के प्याले का एक टुकड़ा उसके सुरमई स्लीपर्स में मुकीद पैरों के बहुत करीब पड़ा था, जो कि उसके पैर से टकरा कर गिरा था और उसके पैर पर एक लाल लकीर छोड़ गया था। बाहर बारिश मजीद जोर पकड़ चुकी थी। तो अब क्या तुम भी आरिश की तरह मुझे अरेस्ट करना चाहोगी या इंटेरोगेट? पर इलाया इलाया ठटकी। इल्हाम के चेहरे का तासुर बदल गया था। इलाया ने इससे पहले कभी वो नहीं देखा था। जो काम आरिश नहीं कर पाया, तुम्हें क्या लगा कि तुम कर पाओगी? अब के इल्हाम इलाया की नज़रों में देखकर नहीं बोल पाई थी। वो कुछ देर तो पैर के करीब पड़ा वो सफ़ेद टुकड़ा देखती रही और फिर पैर पर जमी वो बारीक सी लाल लकीर और फिर पैर की ठोकर से वो टुकड़ा दूर किया। वो कुछ बड़बड़ाई थी। वो बड़बड़ाहट बादलों की गड़गड़ाहट में दब गई थी और फिर वो कमरे से निकल गई। इलाया वहीं रह गई थी। किसी सच के साथ तन्हा खड़ा होना कैसा लगता है? इलाया ने घर का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनी थी। पिछले 15 मिनट से वो किसी मुजस्मे की तरह खिड़की की चौपट पर दोनों हाथ जमाए तीसरी मंजिल से नीचे अस्पताल के बागीचे में झांक रहा था। नज़र वहाँ बेंचों पर बैठे लोगों पर थी, पर दिमाग अक्सर मुख्तलिफ सिमत में दौड़ रहा था। इस्लामाबाद का वो अस्पताल उसके लिए नया नहीं था। उसने बचपन का एक हिस्सा इस अस्पताल में आते जाते गुजारा है। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। आरिश ने पलटकर बेड से तकिया उठाया और दाखिल होने वाले को दे मारा था। परफेक्ट। महारत से बचाव करता वो जो दूसरी तरफ हरकत कर गया, वो हमदानी साहब थे। बस ऐसे ही दिन में 2-4 चीज़ें उठाकर फेंक दिया करो, किसी को शक भी नहीं होगा कि तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल फिट है। आखिर आपने क्या सोचकर ये हरकत की? वो फेक रिपोर्ट्स, ओह मेरे खुदाया, आप जानते भी हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। सजा या जेल से बचने के लिए अब मैं ऐसी हरकत क्यों करूँगा? तुम पुलिस ऑफिसर हो? हमदानी साहब ने नज़र उठाई। सबूत दिखाओ। आरिश का हाथ फौरन अपने पहलू की तरफ गया, जहाँ पैंट की जेब होनी चाहिए थी, पर वहाँ अस्पताल का मरीजों वाला पजामा था। आरिश ने दांत भींचे थे। सस्पेंड होने के बाद उससे पुलिस आईडी कार्ड और गन दोनों ले लिए गए थे। फिलहाल तुम सिर्फ एक मुजरिम हो जिस पर अपने साथी ऑफिसर के कत्ल का इल्ज़ाम है, और बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम खामोशी से यहाँ बैठे रहो। और देखो तो सही कितना लग्जरी कमरा, खासकर वीआईपी पागलों के लिए। आरिश ने आंखों ही आंखों में हमदानी साहब को उठाकर ज़मीन पर पटका था। मुझे मेरे घर के सामने वाले सीसीटीवी की लाइव फुटेज चाहिए, उसका इंतज़ाम करके दें। श्योर, और मैं सबको बता दूंगा कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं। वो हमदानी साहब को जाता देखकर उनकी पश्त पर गुस्से से बोला था। श्योर, यहाँ मौजूद हर मरीज इस बात पर मुत्तफिक है। क्या कि मैं पागल नहीं हूँ? कहते वो कमरे से निकल गए और आरिश जबड़ा भींचे वहीं खड़ा रह गया। अभी कुछ ही देर पहले से वो टैब मिला था। हमदानी साहब ने उसके कहने पर उसके लिए अस्पताल के कमरे में बैठकर घर के सामने के कैमरे की वीडियो देखने का बंदोबस्त कर दिया था। खिड़की के पट से टेक लगाए, एक हाथ में टैब और दूसरे हाथ सीने पर बांधे, वो पिछले 2 दिनों की वीडियो रिवाइव करके देख रहा था। उसके घर दरवाजे पर डिलीवरी आई थी, उसी के लिए उसे वो फुटेज देखनी थी। वो पार्सल उसके दरवाजे के करीब ही पड़ा था। सामने सीढ़ियाँ और फिर आगे सड़क पर पूरे ज़ोरों शोर से होती बारिश साफ दिखाई दे रही थी। उसे अभी हमदानी साहब को कहकर वो डब्बा वहाँ से मंगवाना था, इससे पहले कि वो टैब रखता और फ़ोन की तरफ बढ़ता। वहाँ स्क्रीन पर कुछ मानूस सा उभरा था। ज़ोरों शोर से बरसती बारिश में कोई वजूद उसके घर की तरफ आ रहा था और फिर उसके घर की सीढ़ियाँ पर बैठ गया, जो कि शेड तले थीं। माथे पर उभरते बलों के साथ उसने गौर से देखना चाहा। कैमरे की तरफ उस वजूद की पश्त थी, वो घुंघराले भूरे बाल, वो कोई औरत थी। आरिश ने आंखें सिकुड़ते
गौर से देखना चाहा, चेहरा जरा स्क्रीन के करीब किया। अगले ही पल उस वजूद ने पीछे मुड़कर देखा था और आरिश के हाथ में पकड़ा टैब पहले उसके हाथों में रक्स करता और फिर ज़मीन बोस हो गया। वो इलाया थी। वो यहाँ क्या कर रही थी? आरिश ने झुककर टैब वापस उठाया। वहाँ स्क्रीन पर अच्छे खासे स्क्रैचेस आ चुके थे। आइश, उसका चेहरा बिगड़ा। वेट, क्या वो रो रही है? उस आरिश उसके हिचकोले खाते वजूद को देखकर साफ बता सकता था कि वो जी भरकर रो रही थी। इलाया ने फिर चेहरा मोड़ा। अब वो कुछ बोली थी, कुछ नहीं, अच्छा खासा बोली थी। वो लिपसिंग पढ़ सकता था। आरिश पहले तो उसे देखे गया, फिर एकदम हंसने लगा, कहका मारकर हंसने लगा। वो मुझे गालियां दे रही है, सीरियसली? कहता वो पेट पकड़कर हंसता चला गया। सारे असली पागल तो बाहर घूम रहे हैं और मुझे यहाँ रखा हुआ है। वो बड़बड़ाता बेयकीनी से स्क्रीन देखे गया। चिल्ला चिल्लाकर इलाया का गला बैठ चुका था। वो एक खामोश इलाका था, आसपास चहलकदमी भी नहीं थी। शायद इसीलिए आरिश ने यहाँ घर लिया था। बारिश का शोर और बादलों की गड़गड़ाहट में उसकी गालियाँ वैसे भी कदरे दब गई थीं। आखिर थक कर वो वहीं सीढ़ियों पर लेटने के अंदाज में पीछे को टेक लगाकर बैठ गई, क्योंकि यूं कि उसके पैर ज़मीन पर थे। बैठी वो पहली सीढ़ी पर थी और टेक आखिरी सीढ़ी से लगा रखी थी। ना वो मुझे अपनी फजूल इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस दिखाता, ना मैं यहाँ पर चेक करती, और ना ही मुझे आज ये दिन देखना पड़ता। वो इनकारी थी। आखिर मैंने वो डायरी उठाई ही क्यों? आखिर मेरे बाप ने मुझे सिखाया क्यों नहीं कि लोगों की गैर मौजूदगी में उनकी चीज़ें नहीं उठाते? पूरी दुनिया का कसूर था, बस नहीं था तो इलाया का नहीं, बकौल इलाया। ओह इलाया, ओह। बारिश से भीगे कपड़ों में अब एकदम उसे ठंडक लगने लगी। बारिश तो अभी भी जारी थी, लेकिन वक्फे वक्फे से आते तेज हवा के झोंके उसकी हड्डियों में उतर रहे थे। वो झटके से खड़ी हुई। खड़े होते हुए उसे चक्कर आया था। रोने की वजह से उसका सर सुन और आंखें दर्द करने लगी थीं। आंखें झपकाती वो आरिश के घर के दरवाजे की जानिब मुड़ी, ठटकी। वहाँ दरवाजे के पास एक अदद पार्सल पड़ा था। नहीं, तुम आइंदा किसी की गैर मौजूदगी में उनकी चीज़ें नहीं छेड़ोगी। तजस्सुस को दबाती वो फौरन मुड़ी, पर वो इलाया थी। पर आरिश यहाँ नहीं है। आई थिंक मुझे इसे उठा लेना चाहिए। चंद लम्हों में वो पार्सल उसके हाथ में मौजूद था। बहती नाकों पर मुश्किल काबू करती पार्सल बगल में दबाया और चेहरे पर हाथों का छाता सा बनाती बारिश में दौड़ लगा दी। वो जो कोई भी था बेल पर हाथ रखकर उठाना भूल चुका था। वो भी गुलजार अहमद साहब थे। मुनहमिक से कलम पढ़ते कागज़ पर झुके वो आखिरी सफ़ा पूरा करने से पहले उठने वाले नहीं थे। और वो भी इलाया गुलजार अहमद थी। वो भी दरवाज़ा खुलने तक डोरबेल से हाथ नहीं उठाने वाली थी। सारे मसाइल अलग, सारी दुनिया भाड़ में। इलाया को बस यही एक फरार दिखाई दिया। वो इल्हाम का सामना नहीं करना चाहती थी और बिना किसी सबूत वो इल्हाम को इंटेरोगेट भी नहीं कर सकती थी। इब्राहिम का केस वैसे भी उनके हाथ में नहीं था। आखिरकार गुलजार साहब का सफ़ा ख़त्म हुआ। कमर सीधी करते हुए अपनी कुर्सी छोड़ी, फिर बामुश्किल 2 कदम का फासला तय किया और अपनी राइटिंग टेबल के किनारे मौजूद दरवाजे का ऑटोमेटिक लॉक का रिमोट उठाया और इस पर मौजूद तीसरा बटन दबाया। बहुत शुक्रिया, इलाया वहीं से चिल्लाई थी, फिर तेज तेज चलती अंदर आई। ओहो, गुलजार साहब ने वहीं से टोका था कि इससे पहले कि उनका ड्यूटी बीच में छोड़कर आने का लेक्चर शुरू होता। मैं ऑफ पर हूँ। इलाया ने बात खत्म की और लॉन्च में पड़ी गुलजार साहब की मसाजर चेयर में घुस गई। इतनी जल्दी केस मुकम्मल हो गया? नहीं, दूसरी टीम को दे दिया गया। हा हा हा। गुलजार साहब अपने खास इस्तेज़ाइया हंसी हंसे थे और फिर अपने राइटिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। जल्द ही रिटायर हो जाओगी इस रेट पर तुम। लाइकी का ताना। मसाजर चेहरे पे घुसी इलाया ने मोटी आंखें ऊपर को चढ़ाई थीं। गुलजार साहब के राइटिंग टेबल के चारों तरफ एक एक कुर्सी मौजूद थी और चारों कुर्सियों के सामने मेज़ पर कागज़ के पलंदे तरतीब से ऊपर तले रखे गए थे। वो एक वक्त में 4 नॉवलों पर काम कर रहे थे। अचानक ही कुर्सी खींचते खींचते रुके, ठटके, फिर कुर्सी वापस धकेलने लगे। इन्होंने गलत नॉवल की कुर्सी खींच ली थी। हा हा हा। आपकी खास हंसी हंसने का मौका इलाया का था, जो कि पूरी आंखें खोले गुलजार साहब को गलत कुर्सी खींचता देख चुकी थी। रिटायर होने का टाइम आपका है गुलजार अहमद साहब, फिर कहती हंसी चली गई। गुलजार साहब मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते दुरुस्त कुर्सी खींचकर बैठ गए। कुछ ही देर गुजरी थी। इलाया ने मसाजिंग चेयर ऑफ की और निकलकर किचन में खाने को ढूंढने चली दी। एक हाथ में सेब और दूसरे में छुरी प्लेट पकड़े वो लाउंज में पड़े सोफे पर आकर बैठ गई। उस दिन आरिश आपसे क्यों मिलने आया था? वो इलाया थी। वो चुप कहाँ बैठ सकती थी? किस दिन? वही जब आप पर हमला हुआ था। आप भोले मत बनिएगा, सही सही बताएं। इलाया चिड़ी थी। मेरा एक दोस्त था, उसका मुतल्लिक पूछ रहा था।
वही तो पूछ रही हूँ कि क्या पूछ रहा था। अरे भाई, मुझे नहीं याद, मुझे लिखने दो। वो झुलाए थे। इलाया बिगड़े मुंह के साथ सेब की काशी मुंह में रखने लगी। और आपके दोस्त के अलावा और तुम्हारी गुलहरियों का पूछ रहा था। इलाया को सेब खाते खाते इच्छू चढ़ा था। वो ये सुनना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो आपने क्या बोल दिया उसे? मैंने कहा इलाया हर उस शख्स को गुलहरी बुलाती है जो उसे जहर लगता है। उसने कहा तुम उसे भी गुलहरी बुलाती हो। और तुम्हारा गुलहरी वाला वाकया। आप एक काम क्यों नहीं करते? मैंने फीडर पीना कब छोड़ा था, डायपर कब यूज़ करना छोड़ा था, सारी तफसीलात के इश्तिहार लगवा दें। गुलजार साहब ने इस बात में सर हिलाया। आह, आप लोगों को ये बातें नहीं बता सकते। अब मैं बड़ी हो गई हूँ डैड। कल को मेरे लिए कोई रिश्ता आएगा तो आप उन्हें भी ये सब बताएंगे। गुलजार साहब ने लफ्ज़ रिश्ते पर बामुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। और बस इलाया का पारा हाई हो गया। वो सेब और प्लेट उठाती अंदर चली गई। उसने कमरे में आकर दरवाज़ा ठाक से बंद किया। सेब वाली प्लेट ड्रेसिंग टेबल पर रखी, सेब की आखिरी काश मुंह में रखी और बेड पर धड़ाम से गिर गई। वो उस घर में उसका कमरा था। बचपन से आज तक उसकी सेटिंग वही थी, बस बेड बदल दिया गया था और इसकी खिड़की से अंदर आती दरख्त की शाखें साल दो साल में काट दी जाती। आदतन उसने फ़ोन उठाते ही इल्हाम की चैट खोली थी। वो अभी मैसेज करके अब्बू की शिकायत लगाने वाली थी। वो ठटकी। कल का वाकया एक बार फिर जाग गया। आ ब्ला 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 ब्ला। उसने मुँह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकालकर चैट बंद की और इंस्टाग्राम खोली। फ़ौरन से रील्स स्क्रॉल करने लगी। वो कुछ वक्त इल्हाम के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। यही बेहतर था। फिलहाल वो ये सब एक डरावना ख्वाब समझकर इग्नोर कर रही थी। वो डिनायल में थी। 4 अप्रैल के इख्तितामी दिन तो इस्लामाबाद में मौसम साफ साफ निखरा और गर्मियों की तरफ गामजन था। इलाया को इस्लामाबाद गुलजार साहब के पास आया आज तीसरा दिन था और गुलजार साहब की इकलौती जान से प्यारी जीप लिए वो शहर की तरफ जाती सड़क पर गामजन थी। जीप ले जाने की इजाज़त उसे कैसे मिली वो एक अलग दास्तान थी, लेकिन फ़िलहाल उसे मेंटल हॉस्पिटल पहुंचना था जहां आरिश एडमिट था। नीला आसमान साफ और चमकदार था। सूरज अभी मुकम्मल अरूज को नहीं पहुंचा था, सो धूप उतनी तेज़ नहीं थी। सड़क के दोनों तरफ में लगे ऊंचे ऊंचे जामनी और लाल इम्तलास के अमलताज के दरख्त सड़क पर काफ़ी हद तक साया किए हुए थे। आंखों पर स्याह ग्लासेस रखे, बालों के घोंसले को इलाज ने कैचर में जकड़ रखा था। नीली कॉटन लूज पैंट पर सफ़ेद कॉटन की शर्ट फ्रॉक नुमा टॉप पहन रखी थी और गले में गर्दन में जामनी स्कार्फ को मफलर के अंदाज में लपेटा हुआ था। साथ मौजूद पैसेंजर सीट के कदमों के वाले हिस्से में एक अदद शॉपिंग बैग मौजूद था, जिसके खुले मुंह से वो पार्सल साफ झलक रहा था। तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत तय करके वो शॉपिंग बैग लिए पार्किंग एरिया से गार्डन एरिया की तरफ चली गई। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं पेशेंट को मज़ीद देख लूँ। हमदानी साहब ने नर्स को बाहर जाने का कहा और ख़ुद खिड़की से बाहर झांकते आरिश की तरफ मुतवज्जे हुए। और कितना लंबा चलेगा ये ड्रामा? आरिश उकताया सा बोला था। जब तक तुम एक्टिंग में माहिर नहीं हो जाते। हमदानी साहब हाथ में पकड़ी फाइल पर साइन करते हुए बोले। आरिश हमदानी साहब की तरफ मुड़ा इससे पहले कि वो कुछ बोलता। कमरे का दरवाज़ा खुला। वो नर्स जो अभी इस दरवाजे से निकली थी वापस आई। सर, पेशेंट से कोई मिलने आया है। आरिश का खुलता मुंह बंद हुआ। कौन? हमदानी साहब ज़रा हैरत से बोले। इंस्पेक्टर इलाया गुलजार नाम बताया है। ओह, आई सी। हमदानी साहब ने बोलते हुए वो फाइल एक तरफ रखी। भेजो भेजो, अंदर भेजो। उनका चेहरा जैसे खिल उठा था। हाँ, अलबत्ता आरिश के तासुरात बिगड़े थे। नर्स ने अपनी पश्त पर दरवाज़ा खोला जो वो दरवाजे के सामने ही खड़ी थी। अंदर आई, आते ही ठटकी। सामने पेशेंट सूट में मलबूस अजीब सा देखता आरिश दोनों हाथ पर कमर पर रखे खड़ा अजीब से अंदाज में से ही घूर रहा था। इलाया की सियानी से वहीं रुक गई, गोया एक कदम मजीद आगे बढ़ी तो उसे भस्म कर डालेगा। ऑकवर्ड ऑकवर्ड। कुछ देर वहाँ खामोशी रही। हाँ, मिस इलाया, आए आए। हमदानी साहब इलाया की तरफ आए। क्या मैं आपको जानती हूँ? इलाया ने आहिस्तगी से पूछा। हाँ। हमदानी साहब ताली के अंदाज में हाथ मिलाते रुके। जान जाएंगी, आरिश से मुतल्लिक कम ही लोग हैं, सो आप सबको ही जान जाएंगी। ओह वेट। वो कहते कहते रुके, ज़रा चेहरा मोड़ा और आरिश की जानिब देखा। क्या ये एतमाद की बंदी है? आरिश ने आंखें घुमाईं। खैर, मैं चलता हूँ, आप दोनों बात कर सकते हैं। कहते वो निकल गए और इलाया सवालिया अंदाज में हैरत के मिले जुले तासुरात के साथ आरिश को देखे गई। तुम? वो अभी कुछ भी बोली भी ना थी कि ऑब्वियसली मैं पागल नहीं हूँ, वो रिपोर्ट्स फेक थी। इलाया की आंखें ज़रा खुली। तुम खुद को इल्लीगल तरीके से जेल जाने से बचा रहे हो। इलाया ने टांग खींचने का मौका हाथ से जाने ना दिया। आरिश मजीद जल गया। तुम यहाँ क्यों आई हो?
वो बेड की दूसरी तरफ से निकल कर आया और बेड पर बैठ गया। मैंने वो फाइल्स और बॉक्सेस देखे थे, तुम्हें फ्रेम किया गया है। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे फ्रेम किया गया है। नाइस नाइस, वो थोड़ी कुछ आता बोला। इलाया के माथे पर बल पड़े। क्या तुम लड़ाई की मूड में या वाकई साबित कर रहे हो कि तुम पागल हो? आरिश ने कंधे हचकाए। वो कसम खाकर आई थी कि कुछ भी हो जाए वो सलीके से बात करके मामलात समझ के आएगी, लेकिन उसका सबर अभी से ही जवाब देने लगा था। खैर, अब वो चीज़ लाओ जो तुम मुझे देने आई हो। कौन सी चीज़? पहली बात, किसी के घर के आगे से पार्सल चोरी करना कदरे बुरी हरकत है, और अब अगर तुम उस पर अपना हक भी जमाना चाह रही हो तो आप पुलिस में क्यों हैं मिस इलाया? इलाया ने हाथ में पकड़ा बैग उसके करीब बेड पर जाके पटका था। और तुम्हें कैसे पता चला है कि मेरे पास है? तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारे घर कोई पार्सल आया है? आरिश ने पार्सल वाला बैग उठाया, पार्सल निकाला और खोलने लगा। डब्बे पर चढ़ा खाकी कागज़ फाड़ता वो पल भर को रुका था और शहादत की उंगली से खिड़की की तरफ इशारा किया, जहाँ खिड़की के बिल्कुल सामने एक मेज़ पर टैब पड़ा था। इलाया टैब की तरफ आई। वहाँ स्क्रीन पर कुछ चल रहा था। अचंभे से उसे उठाया गया। वहाँ स्क्रीन पर एक दो छोटी छोटी खराशों के पीछे एक मंजर था। वो लाइव सीसीटीवी फुटेज थी। वो जगह भी मानूस थी। इलाया ने एक नज़र टैब को देखा और दूसरी आरिश को। वो तो आरिश के घर का सामने का मंजर था। इलाया ने फिर एक नज़र टैब और दूसरी नज़र आरिश को देखा, और फिर तीसरी दफ़ा में उसकी नज़र आरिश तक पहुंचने से पहले ही बीच में फिजा में अटक गई। वॉट? एक लम्हे के सन्नाटे के बाद जैसे वो एकदम जागी, और जागते ही झटके से वो टैब उसके हाथ में फिसलता रक्स करता और चौंका वो खिड़की में ही खड़ी थी। सो अब की बार वो खिड़की का फ्रेम पार कर गया। ओप्स! आरिश मुड़ा। इलाया के हाथ खाली थे। टैब कहाँ है? आरिश की आंखें फैली। इलाया ने अंगूठे से खिड़की की जानिब इशारा किया। व्हाट द हेल? आरिश बड़बड़ाता खिड़की की तरफ आया, बाहर झांका। इन्हें पागलों की खिड़कियां बंद रखनी चाहिए। वहाँ नीचे जो कोई भी था यकीनन टैब उसके पाँव पर जाके लगा था और इसके पैर के करीब ऊंधा पड़ा था, और वो शख्स ऊपर देखता चिल्ला रहा था। आरिश ने गहरा सांस खारिज किया था। ऐसा नहीं लगता है कमरा मुझसे ज़्यादा तुम्हें सूट करता है? इलाया के पास से गुजरते हुए उसके कान में चबा चबा कर बोला था, और फिर वापस बेड की दूसरी तरफ आकर बैठ गया और डब्बे में मौजूद कार्ड को देखने लगा। काश मेरे बाप ने सिखाया होता कि किसी के भी घर के सामने बैठकर रोने नहीं लग जाते। खुद को कोसा गया। इलाया, आरिश और शर्मिंदगी। तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जा सकती हो, आरिश ने मुनहमिक से अंदाज में कहा। इलाया, जो कि इसके बेड से कुछ फासले पर आकर खड़ी हुई थी, शर्मिंदगी और गुस्से से लब काटने लगी। शायद वो अभी तक उस दिन का रंज रखे हुए है। इलाया ने सोचा। मैंने इल्हाम से बात की थी, मतलब मैंने उससे पूछना चाहा कि उसका और बेला का क्या ताल्लुक है, और ऑर्फनेज। आरिश ने चेहरा नहीं उठाया था, पर इतना साबित था कि वो इलाया को सुन रहा था। मुझे लगा मैं कुछ कर सकती हूँ, और जो काम मैं नहीं कर पाया आप कैसे कर लेंगे मिस इलाया? इलाया ने बेयकीनी में आंखें पटपटाईं। क्या एक कत्ल माफ़ नहीं हो सकता था? काश होता तो इलाया आरिश में से कोई एक आज यहाँ मौजूद ना होता। बिल्कुल सही फरमाया आपने मिस्टर आरिश। वो मज़ीद कुछ कहती लेकिन फिर जब्त कर गई। उसने सोचा था कि वो आरिश से माफ़ी मांग लेगी, मगर नहीं, अब तो मर के भी नहीं। पैर पटकते वो दरवाजे की जानिब बढ़ गई। इलाया के जाने के बाद आरिश कुछ देर तक तो इस डब्बे और कार्ड में मसरूफ़ रहा, फिर रुख मोड़कर ज़रा को खिड़की से बाहर झांका। 5 फुट के घुंघराले बालों वाली वो औरत तेज़ से चलती पार्किंग लॉट की जानिब बढ़ रही थी। आरिश ने ना समझी से कंधे हचकाए और वापस चेहरा मोड़ लिया। इस्लामाबाद में रात का दरमियाना पहर था। वो वही मेंटल हॉस्पिटल था जहां आरिश मौजूद था। चेहरे के गिर्द सुरमई स्कार्फ बांधे वो किसी सोच में वहां अस्पताल में उसके कमरे के बाहर खड़ी थी। कमरे के अंदर मध्यम पीली रोशनी मौजूद थी। वो अंदाज़ा नहीं कर पा रही थी वहां मौजूद शख्स सो रहा होगा या जाग रहा होगा। वहां अस्पताल की राहदारी मुकम्मल खामोश थी। कभी कभी इक्का दुक्का नर्स या किसी मरीज का जानने वाला गुजर रहा था। फैसला करने में कुछ वक्त लिया था, और फिर आहिस्तगी से दोनों हाथों में पकड़े बुके एक हाथ में मुंतकिल किया गया। दूसरा हाथ दरवाजे की नॉब पर था, और फिर आहिस्तगी से नॉब घुमाया गया। हील की आवाज़ ने कमरे की खामोशी में मध्यम सा इर्ताश पैदा किया। रात के इस पहर वेटर्स को रूम में जाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ सिर्फ डॉक्टर्स या नर्सेज ही जा सकते थे। तो फिर चंद कदम चलती वो आगे आई। रोशनी से ज़रा दूर खड़ी खिड़की के करीब कदरे अंधेरे में पड़े बेड पर वो आंखों में एक बाजू आंखों पर रखे गहरी नींद में था। दूसरा हाथ सीधे पर औंधे पड़े टैब पर धरा था। हाथ में पकड़ा बुके बेड के करीब नीचे रख दिया गया। खुद वो वजूद मुकम्मल अंधेरे में खड़ा था, यूं कि पीली रोशनी उसके चेहरे का कुछ हिस्सा रोशन करती अपनी राह जा रही थी।
पीली रोशनी में वो गुलाबी लिपस्टिक लगे बारीक होंठ जरा फैले थे। होंठों के दोनों किनारे उठे थे पर कोई लफ्ज़ अदा नहीं किया गया और इसी अंदाज में कमरे में खामोशी में ताश पैदा करती हील्स वापस मुड़ गईं और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूर 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 जाती टकटक मध्यम पड़ते पड़ते ख़त्म हो गई। कमरे की खामोशी वैसे ही बरकरार थी। बुके में लगे लाल फूलों की खुशबू बेड के इतराफ में फैल रही थी। कदरे अंधेरे में पड़े बेड पर वो लेटा शख्स आंखें झपकाए बिना दरवाजे को घूर रहा था। स्पार्ट, ओह माय चाइल्ड। अचानक बेड के इतराफ वो आवाज़ जागने लगी। पसीने का एक कतरा उसके माथे पर से फिसलता तकिए की सतह पर जा गिरा था। इन द पीपल देयर इज़ नो पीस लाइज। वो एक लम्हे के लिए भी आंखें नहीं झपका पा रहा था। गोया आंख झपकी और वहाँ कोई उसका गला दबोचेगा और फटी आंखों से वो बंद दरवाजे को घूरे जा रहा था। हालांकि हाथ में अभी तक अच्छे खासे पम्फलेट थे। पुलिस स्टेशन से कुछ फासले पर वो सड़क किनारे आते जाते लोगों को पम्फलेट दे रही थी। रिदा और फिजा भी सफ़ेद पी कैप लिए मजीद कुछ स्टूडेंट्स के साथ पम्फलेट बांट रहे थे। उनका एथिक्स का प्रोजेक्ट था जिसमें उन्हें सोशल वर्क ऑर्गेनाइज करवाना था। उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी से मुंसलिक एक ऑर्फनेज में कार्निवल अरेंज करवाया था और अब उन्हें फंड्स और बच्चों के लिए तहाइफ जमा करवाने थे। सोशल कैंपेन के साथ साथ वो फिजिकल कैंपेन भी कर रहे थे। कहो तो दो चार गुंडे भिजवा दूं तुम्हारे कार्निवल पे। हाला चौंकी। सफ़ेद पी कैप की वजह से चेहरा कदरे उठाकर देखा। नहीं तो फिर पूरा शहर छोड़कर तुम्हें थाना ही मिला है जो कि आसपास पम्फलेट बांट रही हो। कहो तो कुछ जेलों में भी भिजवा दूं। हाला ने एक पोस्टर निकाला और साथ के सीने पर चिपकाने के अंदाज में मारा जिसे साथ ने गिरने से पहले ही पकड़ लिया। हाला मुंह चढ़ाती दूसरी तरफ निकल गई। वो पोस्टर को तफसीली देखने लगा। परफेक्ट यार इदा, बच्चों पर नजर रखो, वो कोई चीज़ गिरा ना दें। फिजा फिजा। हाला फिजा को ढूंढती पूरे ऑर्फनेज में भागती फिर रही थी। इसकी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक ऑर्फनेज में आज कार्निवल था जो कि ऐसा इनका ग्रुप प्रोजेक्ट अरेंज करवाया गया था। बच्चे और ऑर्फनेज के अमले के अलावा बाहर से भी लोग मौजूद थे जिसका मकसद बच्चों के तहाइफ और ऑर्फनेज के लिए डोनेशन इकट्ठे करना था। और इस भागा दौड़ी में हाला की नज़र फिजा पर पड़ी जो कि एक तरफ फ़ोन कान को लगाए खड़ी थी। हाला ने सीधा जाके इसके सर पर एक चपत रसीद की। हाँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। फिजा ने कहते फ़ौरन फ़ोन का माउथ पीस ढका और हाला को घूरा। गैस लिस्ट तुम्हारे पास है ना? और एंट्री गेट पर तुम खड़ी होने वाली थी। हाला घूरते हुए बोली। जा रही हूँ भाई, जा रही हूँ। फिजा फ़ौरन से रोने की एक्टिंग करती वहाँ से खिसक गई। हाला ने कमीज़ की आस्तीन से चेहरे पर आया पसीना रगड़ा और दूसरी तरफ चल दी। वहाँ ऑर्फनेज के ग्राउंड में बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स अरेंज करवाए गए थे। रेसलिंग, क्रिकेट, टेबल टेनिस और स्केटिंग। सुबह से सब अच्छा जा रहा था। बच्चे एंजॉय कर रहे थे। इनकी मदद को कुछ दूसरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी आए थे और वहीं उनमें से एक तरफ से वो भी चला आया। हे हाला, नज़र भी तो आओ। यूशा, हाला का सीनियर, लेकिन चौंका। वो खानदानी तौर पर एक दूसरे को जानते थे तो इनकी दोस्ती काफ़ी अरसे से थी। हाला चौंके छोटे बच्चों को क्रिकेट खेलते बच्चों से दूर धकेलने में मसरूफ़ थी। आवाज़ पर चौंकी, गर्दन उठाकर झुरमट में देखा। भूरी हाई वेस्ट लूज जीन्स पर स्याह हाइनक और हल्का भूरा कार्डिगन पहन रखा था। आंखों पर एक हाथ छज्जा बनाए वो हाला को ढूंढ रहा था। हाला ने पुरजोर से हंसते हुए हाथ हवा में लहराया। हे इधर मिस्टर यूशा। हाला की जैसे सारी थकन एकदम से दूर हो गई। बच्चों को खाने के स्टॉल के करीब छोड़कर वो खुद ही यूशा की तरफ भाग आई। यूशा ने करीब मेज पर पड़े टिश्यू बॉक्स से आगे पीछे 3-4 टिश्यू निकाले और अभी भी उसके सामने खड़ी हाला की तरफ बढ़ाए। इतनी मेहनत, तुम्हारा मिजाज नहीं है वैसे। हाला ने टिश्यू पकड़ा और सांस दरुस्त करती चेहरा टिश्यू से थपथपाने लगी। अच्छा, तो तुम बताओ मेरा मिजाज कैसा है? हाला ने हंसते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा। यूशा ने सीने पर पहना बैग नुमा पाउच जो कि मर्दों में आजकल बड़ा ट्रेंडी था खोला और उसमें से सनस्क्रीन निकालकर हाला की जानिब बढ़ाया। हाला के गाल और माथे हल्के हल्के लाल पड़ रहे थे। हाला ने झट सनस्क्रीन पकड़ा और हाथ में उंडेलने लगी। और फिर अब वो हल्की फुल्की इधर उधर की बातें करते और बच्चों को बड़ों के खेलों से दूर दूर करते फिर रहे थे। उनके दरमियान ये सब कुछ नॉर्मल था, बिल्कुल होमीज की तरह। हे हैंडसम, फिजा किसी के कंधे पर पहुंचकर तकरीबन चिल्लाई थी और वो जो कोई भी था उछलकर एकदम खड़ा हुआ। ये क्या हरकत थी? वो साथ था जो कि नीचे बैठे एक बच्चे के तस्मे बांधने में मसरूफ था। हाला ने बताया नहीं कि आप भी इनवाइटेड हैं? मैं वॉलंटियर आया हूँ। जीन्स झाड़ता वो खड़ा हुआ। हमेशा की तरह हल्की नीली जीन्स पर कैजुअल सी शर्ट पहन रखी थी जो कि आगे से जीन्स के अंदर और पिछली तरफ से बाहर थी। स्याह जैकेट कंधे पर डाले बैग के साथ बांध रखी थी।
कहता वो अब दूसरी जानिब देखने लगा। वेट, आपको हाला से नहीं मिलना या एटलीस्ट हमारे साथ बैठकर कुछ खा लें? मैं हाला से मिलने नहीं आया, मैं तो बस फारिग था तो सोचा थोड़ा माइंड चेंज। साथ का जुमला भी पूरा भी नहीं हुआ था कि वो कौन है? वो भूरी पैंट में जुमला ही बदल दिया गया। फिजा ने साथ की नज़रों के ताकुब में देखा। वहां दूर हाला जमीन पर बैठे किसी रोते बच्चे को खामोश करवा रही थी और इसके सर पर कोई एक हाथ बांधे हाथ से छतरी लिए खड़ा था। साथ साथ वो झुककर हाला को कुछ न कुछ नसीहत कर रहा था, शायद बच्चों को खामोश करवाने के तरीके बता रहा था। वो एक हैंडसम जेंटलमैन है, हाला का दूर का रिश्तेदार और यूनी में हमारा सीनियर। साथ ने तिरछी निगाहों से फिजा को देखा। वो हाला की तरफ ही देख रही थी, फिर वापस अपने रास्ते पर चल दिया। हैंडसम जेंटलमैन, वो जिसे लगा था कि फिजा और रिदा हैंडसम का लफ्ज़ सिर्फ उसके लिए ही इस्तेमाल करती हैं, अपनी मायूसी पर बिगड़े मुंह से फिजा की नकल उतारता बड़बड़ाया था। वहाँ ऑर्फनेज के बड़े ग्राउंड में, जहाँ एक तरफ खसूसी बोर्ड स्केटिंग सेटअप बनाया गया था, सब जमा थे। वो दिन का आखिरी मुकाबला था और ऑर्फनेज के बड़े बच्चों के दरमियान था। हाला, जो कि ज़ाती तौर पर मुकाबले में शामिल होने वाली थी, अपने सेफ्टी गेट पहने स्केट बोर्ड उठाए उसी तरफ को भाग आ रही थी। डोंट टेल मी कि तुम ये भी करने वाली हो, यूशा ने करीब आकर खड़ी हुई हाला को अचंभे से देखते हुए कहा। बस यूं ही बच्चों का साथ देने को। हाला अपना सांस दुरुस्त करती बच्चों की तरफ बढ़ गई। बच्चे ऑलरेडी स्केटबोर्ड रैंप पर अपने अपने स्केटबोर्ड लिए उछल कूद में मसरूफ थे। हाला ने अपना लॉन्ग बोर्ड भी ज़मीन पर डाला और फिर एक कदम बोर्ड पर और दूसरे से ज़मीन को पीछे सिरकाती सीमेंट के स्केटबोर्ड रैंप पर स्केटिंग करने लगी। वो माहिर थी, कोई भी देखकर बता सकता था। बहुत महारत से वो बोर्ड लिए इधर उधर बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ थी। छोटे छोटे मुकाबले यूं ही गिरते पड़ते सब इंजॉय कर रहे थे। और अचानक बच्चों में शोर पैदा हुआ। हाला, जो एक तरफ एक छोटे बच्चे को हाथ पकड़कर बोर्ड चलाना सिखा रही थी, मुड़ी। वहाँ रैंप बोर्ड पर कोई डेक बोर्ड के लिए करतब दिखाने में मसरूफ था। डेक बोर्ड एक किस्म का छोटा स्केटबोर्ड होता है जो कि संभालने और करतब दिखने में आसान रहता है। वो एक पल में रैंप पर स्लाइड कर रहा होता और दूसरे में वो नीले आसमान पर किसी बोर्ड के साथ एक झुका हुआ हिला दिखाई देता। इन्होंने तो करतबबाज नहीं बुलाया था, हाला सोचती उसी तरफ आई थी। साथ भाई नारे भी उसके बोर्ड के साथ साथ रिदम में ऊपर नीचे हो रहे थे। हाला ठटकी। ये यहाँ क्या कर रहा है? हाला ने मुंह खोले खड़ी फिजा को चपत लगाते हुए देखा। वो वॉलंटियर काम करने आए हैं मिस्टर हैंडसम। साथ अब करतब रोके बीच रैंप के बस बोर्ड के आगे पीछे कर रहा था। मुझे तो ही नहीं पता था कि ये आने वाला है। अगले कुछ पल तो वो आंखें से कोड़े उसे देखे गई, फिर अचानक बगल में पकड़ा बोर्ड रैंप पर डाला और उस पर चढ़ती साथ की तरफ गई। एक मुकाबला हो जाए? साथ के सर पर पहुंचकर छेंकते हुए चैलेंज किया गया था। उसकी आमद से बेखबर साथ एकदम ठटकता उसकी तरफ मुड़ा था, फिर हंसा। हालांकि बोर्ड की तरफ इशारा किया। इसके साथ? हाँ, इतने बड़े बोर्ड के साथ तुम फ्लिप कैसे करती हो? मैं करती हूँ। हाला उसका मतलब समझ गई थी। तो फिर हो जाए एक मुकाबला। श्योर। साद ने बोर्ड वापस ज़मीन पर रखा और रैंप के स्टार्ट पॉइंट की तरफ चला गया। हाला भी बोर्ड धकेलती उसके पीछे आई थी और अगले चंद लम्हों में वो दोनों मुकाबले पर कभी रैंप और कभी आसमान पर उड़ने में मसरूफ थे। ये कौन था? हाला अभी भी यूशा के करीब चेयर पर आकर बैठी थी। यूशा ने सवाल करते हुए पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई थी, फिर एक हाथ से साद की तरफ इशारा किया जो कि लड़कियों के साथ मुकाबला करने में मसरूफ था। तुम्हारी यूनी से है? मैं तो नहीं जानता इसे। नहीं, यूनी से नहीं है, ये तो मेरे थाने। जुबान फौरन दांतों तले दबाई। थाने? थाने? क्या मैंने कहा था? थाने? नहीं तो मैंने कहा खाने। खाने चले क्या? हाला ने बूफे टेबल की तरफ इशारा किया। यूशा ने आंखें सुकेड़ी थी। अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि उनकी इकलौती औलाद यूं किसी यतीम खाने में लड़कों के साथ स्केटिंग के मुकाबले करती फिर रही है। वो मतवाजन से अंदाज में बोला था। दोनों एक साथ उठे थे। उन्हें कौन बताएगा? हाला ने सवाल किया। वो गार्ड जो उन्होंने मेरे लिए रखे हैं। फिर खुद ही जवाब देने लगी। उन्हें तो खबर भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। ये पाकिस्तान है यूशे, यहाँ लोगों को चकमा देना बहुत आसान है। मुझे भी। वो दोनों बूफे की तरफ जा रहे थे। हाला ने रुककर एक नज़र ऊपर से नीचे उसका जायजा लिया, फिर हंसने लगी। तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही आसान है। फिर हंसती वापस सीधी चलने लगी। यूशा भी हंसा था। अचानक एक बच्चा सामने से रास्ता काटता बिल्ली के बच्चे के पीछे ऑर्फनेज की पिछली तरफ मौजूद अहाते की तरफ भागा जा रहा था। वहां पर जाना बच्चों को मना था। ओह वेट! हाला ने यूशा को रुकने का कहा और बच्चे के पीछे भागी। यूशा रुका। पहले तो कुछ देर उसे सिम देखता रहा। यहाँ हाला गई थी, फिर कुछ सोचता उसके पीछे चल दिया।
हाला पिछले हाथे में पहुंची तो बच्चे को दरख्त के पास मुंह उठाया पाया। अरे बेटा, इधर से चलो, वापस ग्राउंड में चलो। हाला उसे पिचकारते हुए बुला रही थी, लेकिन वो अपनी जगह साकित मुंह उठाए देखता रहा। हाला दौड़ते हुए उसके करीब आई। बुरी बात है, बड़ों की बात इग्नोर। बच्चा अचानक ऊंची ऊंची रोने लगा और हाला आपके मुंह उठाकर ऊपर देखने लगी थी। वहां सामने दरख्त की बड़ी सी शाख से एक वजूद लटक रहा था, जिंदा या मुर्दा पता नहीं, पर उसके जिस्म पर रेंगते कीड़े जिस्म पर जगह ना मिलने पर नीचे जमीन पर गिर रहे थे। हाला, वो यूशा था जो रोता बच्चा देखकर दौड़ता हाला की तरफ आया था। फ्रीज! हाला ने उसे वहीं रोका। यूशा जहां था वहीं रुक गया। इज एवरीथिंग ऑल राइट? और सवाल किया। हाला ने फौरन फ़ोन निकालकर साथ को कॉल मिलाने लगी। हाँ, तुम्हें यहाँ पीछे वाले हाथे आना होगा, जल्दी। यहाँ पर एक लाश है। यूशा आगे फाड़े फ़ोन पर बात करती हाला को देखे गया। सेकंड्स के फासले से साथ भागता वहाँ पहुँचा था। उसके साथ एक दो टीचर्स भी थे, जिन्होंने आते ही बच्चे को उठाया और चुप करवाने लगे। व्हाट द हेल! साथ लाश को देख रहा था। मुतलका टीम जो इस केस को हैंडल कर रहे थे उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया था, और यूशा इस सब में हैरान सा हाला को देखे गया था। बाहर सोसाइटी में दिन ढल रहा था। अंदर अहमद गुलजार हाउस में खामोशी हमेशा की तरह बरकरार थी। कमरे में रोशनी कदरे मध्यम थी। शॉवर से पानी गिरने की आवाज़ पता देती थी कि वहाँ मौजूद फर्द यकीनन शॉवर ले रहा है। कुछ लम्हे गुजरे और बाथरूम के खुले दरवाजे से भाप बाहर आई थी, और फिर सफ़ेद टखनों तक आते बाथटब को नॉट लगाती, बालों को भी सफ़ेद तौलिए में लपेट रखा था। बाहर आते ही कमरे में कोने में पड़े स्पीकर पर अपना मनपसंद सा सॉन्ग लगाया और चार्जिंग से फ़ोन उतार कर ऑन करती ऊँधे मुँह बेड पर लेट गई। गाने के लिरिक्स के साथ साथ वो दोहराती वो मैसेज चेक कर रही थी। इल्हाम के नाम पर कोई नया मैसेज नहीं आया था। क्या वो इल्हाम से नाराज़ है या इल्हाम उससे? इलाया ने पल भर को रुककर सोचा था। क्या उस बॉक्स में चौथा कार्ड था? सोच का रुख एकदम बदला। क्या था जो खोल कर देख रही थी? अंदर का शैतान बड़बड़ाया था। हाँ, सही कहा। इलाया ने हाँ में हाँ मिलाई। उसके फरिश्तों ने एक साथ माथा पीटा था। अचानक उसकी स्क्रीन पर सरमद का नाम जगमगाने लगा। ओह सरमद! इलाया बालों को तौलिए के बलों से आज़ाद करती सीधी हुई और कॉल आंसर करने लगी। हाँ सरमद, क्या हुआ? आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं इस्लामाबाद में अपने अब्बू के घर। शिट, एक्चुअली यहाँ एक और लाश मिली है। चौथा कार्ड! वो चिल्लाई। क्या? सरमद ना समझी में बोला था। कहाँ मिली है लाश? मैंने तो खुद नहीं देखी। चौका केस दूसरी टीम के हाथ में, लेकिन मालूम हुआ है वो एक औरत की लाश है, यहाँ एबटाबाद के ऑर्फनेज में। ऑर्फनेज! इलाया ज़ेरे लब बड़बड़ाए। बेड से उठी और कमरे के कोने में पड़े स्पीकर पर लगा सॉन्ग ऑफ किया। खैर, मुझे मज़ीद मालूमात मिलेगी तो मैं आप तक पहुँचा दूँगा। और वो कहते कहते रुका था। आरिश भी वहीं है तो ज़रा एहतियात से, अपना ख्याल रखिएगा। वो सर से खाली आरिश पर आ चुका था। इलाया को एक धचका सा लगा। वो सब आरिश को इब्राहिम के मर्डर का कसूरवार समझ रहे थे। इलाया ने ओके कहते हुए कॉल काट दी। वहीं स्पीकर पर हाथ रखे रखे गहरा सांस खारिज किया। फिर एकदम बाल कानों के पीछे डस्ती वार्डरोब की तरफ आई और कपड़ों निकालने लगी। मुझे जाना ही पड़ेगा, ये सब ऐसे नहीं सेट होने वाला। एबटाबाद पर कमल रात उतर चुकी थी। वहाँ एबटाबाद के पुलिस स्टेशन के तीसरे फ्लोर पर हाल इन्वेस्टिगेशन रूम में मौजूद थी। केस से मुतल्लिका टीम मेंबर उससे पूछगुछ कर रहे थे। बाहर साद और यूशा ग्लास विंडो से उसे देख रहे थे। ये कब से चल रहा है? यूशा ने तल्ख से अंदाज में साद को मुखातिब किया। क्या? हाला का इस थाने से ताल्लुक? जब वो बाहर आएगी तो खुद ही उससे पूछ लेना। साद गैर महसूस अंदाज में यूशा से चिढ़ रहा था। तुम्हें पता है वो कौन है? यूशा मुकम्मल साद की तरफ मुड़ा। वो एयर मार्शल मोहम्मद बुज़दार की बेटी और इस मुल्क के दूसरे बड़े बिजनेसमैन शाह फैसल गिलानी की होने वाली बहू। साद इस्तेज़ाइया सा हंसा था। तो उसके शजरो नसब का हवाला तुम क्यों इतने फ़ख्र से दे रहे हो, जब उसने खुद आज तक कभी नहीं दिया? और बाय द वे, साद भी यूशा की तरफ मुड़ा। तुम कौन हो? यूशा साद की शक्ल देखता रहा। चेहरे पर नागवारियत वाज़ेह थी। फिर बैग नुमा पाउच खोला और एक कार्ड निकालकर साद की जानिब बढ़ाया। मैं यूशा गिलानी, इस मुल्क के दूसरे बड़े बिजनेसमैन फैसल गिलानी का इकलौता वारिस। धमाका। साद कुछ देर उसकी शक्ल देखता रहा। वेट, मतलब इस वक्त सर से पांव तक जिन चीज़ों में वो मलबूस था वो सब वाकई डिज़ाइनर चीज़ें थीं। वो सब चीज़ें जिनके बारे में साद बस ख्वाबों में देख सकता था। फिर एकदम से उसे अत्थू छिड़ा। यूशा बैग बंद कर चुका था और अब चेहरा मोड़े वापस ग्लास विंडो से अंदर देख रहा था। और फिर हाला उठी, इंस्पेक्टर से हाथ मिलाया और कॉन्फिडेंस से चलती बाहर आ गई।
यूशा मुस्कुराता बड़बड़ाया था। दैट्स लाइक माई गर्ल। ओह यूशा, तुम यहाँ क्यों आ गए? यूशा को देखती ही हाला के पैरों तले से ज़मीन निकली थी। ऑब्वियसली तुम्हारी सेफ्टी के लिए। और इतने में 2 गार्ड अंदर आए थे और हाला के पीछे कुछ फासले पर खड़े हो गए। इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं भी क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, इतना तो संभाल ही सकती हूँ। साद एकदम उस सीन से इनविजिबल हो गया था। खैर चलो, आज हमें डैड की तरफ भी जाना है फैमिली डिनर के लिए। यूशा कहता आगे बढ़ गया और हाला भी दूसरी नज़र साद पर डाले बगैर यूशा के पीछे चल दी और पीछे उसके गार्ड्स। और वो ये सब हजम क्यों नहीं कर पा रहा था? साद, वो ये सब हजम क्यों नहीं कर पा रहा था? मैं आज एबटाबाद जा रही हूँ। नाश्ते की मेज़ पर प्लेट में ठुंगे मारती इलाया ने ऐलान किया। हाँ तो आती ही क्यों हो? चाय की इलेक्ट्रिक केतली का स्विच निकालते अहमद साहब बोले थे। मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी आऊँ। जुबान से कहा गया, हालांकि दिल में कुछ और था। बाय द वे, मुझे आपसे कुछ पूछना था। अहमद साहब ने जवाबन बस इस बात में सर हिलाया। आपका इल्हाम की इतनी क्यों बनती है? हालांकि वो वकील और वकीलों से आपको चिढ़ है। इल्हाम और अहमद साहब की हमेशा से ही बनती थी, बचपन में भी और आज भी। किसी भी नॉवल को डिस्कस करने के लिए वो घंटों की नशिस्त लगा सकते थे, क्योंकि वो एक समझदार और अक्लमंद बच्ची है, तुम्हारी तरह नहीं। इलाया ने आंखें चढ़ाईं। आप जानते ही क्या है उसके बारे में? उसका माजी, उसकी ज़िंदगी, उसका प्रोफेशन। कुछ लोगों से आपका ताल्लुक मुख्तलिफ होता है। मेज़न लोगों से उनकी अच्छाई या बुराई की बुनियाद पर रिश्ते नहीं तोड़ता। मुझे उसका इंटेलेक्ट बहुत पसंद है, उसकी इंटेलेक्चुअल बातें मुझे बहुत इम्प्रेस करती हैं। और सबसे बढ़कर वो मेरे सारे नॉवेल्स पढ़ती है, ऑनेस्ट रिव्यूज़ देती है और चौंका उसका ताल्लुक जुर्म और जराइम की दुनिया से है। वो हर रोज़ नए नए केस देखती है, सोच सब मुझसे शेयर करती है और मैं उन जराइम को अपने नॉवेल्स में इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो पुरजोश कहे जा रहे थे। अपने नॉवेल्स का तो जिक्र ही ना करें आप। इस नॉवेल की वजह से आप एक मर्डर केस के सस्पेक्ट बन चुके हैं। वो मेरी पसंदीदा तहरीर है। आया कहाँ से था आपको वो आइडिया? वो चिड़ी थी। अभी तो बताया, इल्हाम मेरे आइडियाज़ का बैंक है। इलाया बात हवा में उड़ाती हाथ में पकड़ा टोस्ट खाने लगी। टिक 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 चंद लम्हे लगे थे रियलाइजेशन में, और इलाया के मुंह में पड़ा टोस्ट वापस प्लेट में आ गिरा। वो साकित सी अहमद साहब को देखे गई। अहमद साहब उसी हरकत पर डांटते कुछ बोले रहे थे, पर इलाया के कान इस वक्त कोई और आवाज़ कबूल नहीं कर रहे थे सिवाय एक गूंज के। अभी तो बताया, इल्हाम। कभी ऐसा होता है कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ मशरिक मगरिब से लोग वो आमने सामने खड़े होते हैं, फिर अचानक उनका कद बढ़ने लगता है। इलाया उन 2 जिस्मों को आसमान की तरफ बढ़ता देख रही थी और फिर अचानक एक नुक्ते पर इलाया चेहरा उठाए ऊपर देखने लगी। एक नुक्ते पर पहुंचकर वहाँ सिर्फ एक ही शख्स होता है। इलाया को वहाँ सिर्फ एक चेहरा क्यों दिख रहा था? वो मशरिक भी हो जाता और मगरिब भी। एक ही वक्त 2 शख्स, एक जिस्म। इलाया को वहाँ सिर्फ एक ही जिस्म क्यों नजर आ रहा था? नाश्ता करके वो एबटाबाद जाने से पहले अस्पताल आई थी। नर्स के मुताबिक आरिश बाहर गार्डन में वॉक के लिए गया है, सो वहीं उसके कमरे में पड़े सोफे पर बैठ गई। गोद में पड़े मैगजीन के सफ़े पलट रही थी। वो पढ़ नहीं रही थी, सिर्फ टेढ़े मुहेड़े मुंह बनाती, टांग पर टांग रखे झल्लाती सफ़े पलट रही थी। और फिर आखिरी सफ़ा पलटा और मैगजीन बंद करते सर उठाया, साथ में बड़बड़ाई थी। कुछ ज़्यादा ही लंबी वॉक नहीं होगी? नज़र सामने बेड पर पड़े वजूद पर पड़ी, जो कि टैब की स्क्रीन पर उंगलियां चला रहा था। वो कब आया? बहुत इंटरेस्टिंग मैगजीन था, राइट? टैब से सर उठाए बगैर कहा गया। इलाया ने लब खींचे। मैं एबटाबाद जा रही हूँ। नाइस। मैं इस केस पर अपने तौर पर काम करूँगी और तुम्हारे हक में कोई एविडेंस भी ढूंढ लूँगी। एहसाने अजीम किया जा रहा था। आरिश ने पहले बार चेहरा उठाया, माथे पर ज़रा बल नमूदार हुए। क्या तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है? अगली स्पार्ट लहजे में कहा गया। तो फिर वेट, तुम्हें प्रमोशन चाहिए है ना? कहता वो वापस टैब पर छुप गया। इंस्पेक्टर इलाया गुलजार, चीफ ऑफ डिटेक्टिव डिपार्टमेंट। इलाया ने एक गहरा सांस खारिज किया। एक लम्हे को इलाया को लगा वो सबके काबिल लगा था। वो नापसंदीदगी जो हर शख्स के दिल में आरिश के लिए है, वो उसे उसके लिए बिल्कुल काबिल लगा था। मुझे लगता है इस सब में कहीं ना कहीं मेरा कसूर भी है, कहते वो खड़ी हुई। लहजा पुरसकून ही था।
मैंने चीज़ों को पर्सनल लेके सोचा, मेरी गलती है और एज अ पब्लिक सर्वेंट ये मुझे सूट नहीं करता। सो मैं मुकम्मल कोशिश करूंगी कि इस दफ़ा गैर जानिबदार होकर इस मामले को हल करूं। हकीकत जो भी होगी छुपा दी जाएगी, तुम सस्पेंड हो जाओगे, पागल करार दिए जाओगे। पर मुझे पता है कि इस सब में सच बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुम चाहते तो दौरान इन्वेस्टिगेशन मेरा जिक्र करके मुझे भी इस सब में घसीट सकते थे, लेकिन एक सांस में कहती इलाया रुकी थी। वो आरिश की जानिब नहीं देख रही थी, पर आरिश उसे ही देख रहा था, सवालिया अंदाज में। वो एकदम उस लेकिन से अगले जुमले के लिए मुतजस्सिस हुआ। इलाया ने आरिश की जानिब देखा, सवालिया अंदाज में। वो भी उस लेकिन से अगले जुमले के लिए मुतजस्सिस हुई थी। अधूरे सवाल मुकम्मल जवाब होते हैं, इसलिए वो अधूरे छोड़ दिए जाते हैं। आरिश ने पहले चेहरा झुकाया था और वापस टैब स्क्रॉल करने लगा। कहीं कुछ गलत हुआ है तो मेरी प्लानिंग में कहीं किसी कमी की वजह से हुआ है। मैं अपने नताइज का बोझ उठाना जानता हूँ मिस इलाया। इलाया ने खामोशी से हाथ में पकड़ा मैगजीन सोफे के साथ पड़ी छोटी मेज़ पर रखा और दरवाजे की तरफ चल दी। वो उसे कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी। वो बात अभी इसी नुक्ते पर अधूरी छोड़ना चाहती थी और फिर वो कमरे का दरवाज़ा अबूर कर गई। अगली बात वो तब करेगी जब वो खुद को उसके काबिल कर लेगी। वो लोगों को अपने मुकाबिल नहीं आने देता था, साथ खड़ा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज भी उसने इलाया को बहुत नीचे धकेल दिया था। नफरत, खौफ, मुसीबत, बेएतमादी। इलाया ने इन सबको हमेशा आरिश के इतराफ बहुत जम के बैठे देखा था। वो अपने फैसले खुद नहीं करता था, उसके फैसले ये सब करते हैं।